नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्थवार्षिकी 2024 के नए संस्करण के तहत पूर्व में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कराया जा चुका है। आज की क्लास में आर्थिक घटनाक्रम, पुरस्कार और खेल संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा और इस प्रकार इस नए संस्करण का संपूर्ण वन लाइनर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर डिटेल क्लास को प्रारंभ किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आर्थिक घटनाक्रम के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थिति से सम्मानित किया है? तो आपका जवाब होगा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न स्थिति से सम्मानित किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्लियर? तो अब स्पष्ट हो गया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अब ये मिनी रत्न कंपनी हो गई है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक के द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़े के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो याद रखेंगे 663.8 बिलियन डॉलर। अब यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है प्रमुख रूप से। ये जो भारत का विदेशी ऋण है 663.8 बिलियन डॉलर, ये किस तिथि की स्थिति है? तो याद रखेंगे मार्च 2024 तक की। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखेंगे रिजर्व बैंक के द्वारा जून 2024 में ये बताया गया कि मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी ऋण 663.8 बिलियन डॉलर हो गया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज अर्थात आईआईबीएक्स में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन है? तो याद रखेंगे भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य के तौर पर जो पहला बैंक बना है वो है भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर? अगला देखिए। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो अभी आपने देखा कि आईआईबीएक्स यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। क्लियर? और इसी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य के तौर पर जो पहला बैंक बना है वो कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर? अगला देखिए। आपसे यहां पर आईआईबीएक्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो इस तरह भी इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि जून 2024 में विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो याद रखेंगे 6.6%। ध्यान रखिएगा, एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में भारत की विकास दर 6.6% रहेगी और ये रिपोर्ट किसकी थी? विश्व बैंक की। और ये भी ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट कब दी गई? तो जून 2024 में। क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन अपने अनुमान को संशोधित करते रहते हैं, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि रिपोर्ट कब दी गई थी। तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो याद रखेंगे जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है। क्लियर? अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे सिंगापुर से। क्लियर? यानी 2023-24 के वित्तीय वर्ष में भारत को सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्राप्त हुआ है, तो आपका जवाब होगा जुपिटर। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे कि जुपिटर ये नियो बैंकिंग स्टार्टअप है और इसे हाल ही में आरबीआई के द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्राप्त हुआ है। किसको? जुपिटर को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो आपका जवाब होगा हिसार, हरियाणा में। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हिसार, हरियाणा में किया गया। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो याद रखेंगे सेबी के द्वारा। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि सेबी ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है। किसने? सेबी ने। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास निर्माण की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे 3 करोड़ आवास। यानी ये जो 3 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण करने की घोषणा की गई है, ये किसमें है? ये मोदी 3.0 के तहत है। क्लियर? यानी यहां पर जो केंद्र में मोदी सरकार बनी है 3.0, इसने ये घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास निर्माण किए जाएंगे। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकान के निर्माण किए गए। यानी जो अभी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना देखी जिसके तहत 3.0 में 3 करोड़ आवास बनाने की घोषणा की गई है, ये योजना 2015 में शुरू की गई और इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकान का निर्माण किया गया। क्लियर? तो ये डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है।
और कब स्टार्ट हुई? 2015 में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो याद रखेंगे उस कंपनी का नाम है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो जून 2024 में मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने भारत में सूचीबद्ध शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है। क्लियर? किस कंपनी ने? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे मुंबई। क्लियर? यानी एक रिपोर्ट आई मर्सर के द्वारा और इसमें कहा गया कि प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे मुंबई। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो याद रखेंगे फिलीपींस के न्यायालय ने। यानी फिलीपींस के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर चुका है? तो याद रखेंगे वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? यानी याद रखेंगे और कब? जून 2024 में। तो जून 2024 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर चुका है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। और अभी आपने स्टेट बैंक के संदर्भ में एक तथ्य और क्या देखा था? तो याद रखिएगा आपने देखा था कि इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज अर्थात आईआईबीएक्स में ट्रेंडिंग कम क्लियरिंग सदस्य के तौर पर पहला बैंक बना है भारतीय स्टेट बैंक। और यह भी याद रखेंगे कि 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर चुका है ये बाजार पूंजीकरण के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे सेबी के द्वारा जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 को लॉन्च किया गया। और सेबी के संदर्भ में अभी आपने क्या पढ़ा था? तो याद रखिएगा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार भी सेबी के ही द्वारा जीता गया है। और मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के ही द्वारा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन तक पहुंच जाएगा? तो याद रखेंगे 2030 तक। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि जो अनुमान है कि 2030 तक भारत का ई कॉमर्स बाजार $325 बिलियन तक पहुंच जाएगा। क्लियर? और यह अनुमान किसने जारी किया है? इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। क्लियर? 2030 तक $325 बिलियन। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे ये जो भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया गया है ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा जारी किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल को लॉन्च किया है। किसने? एचडीएफसी बैंक ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में यूपीआई सुविधा को लॉन्च किया है? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि ये जो भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसका नाम है फोन पे, इसने श्रीलंका में यूपीआई लॉन्च किया है। क्लियर? तो फोन पे के द्वारा श्रीलंका में यूपीआई की सुविधा लॉन्च की गई है। और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे उनका नाम है राकेश मोहन। देखिए जब किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया जाता है तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पष्ट याद रखिएगा कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में अप्रैल 2024 में राकेश मोहन साहब को नियुक्त किया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे 2.11 लाख करोड़ की। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपए की रकम को हस्तांतरण किया है। क्लियर? कितनी है? 2.11 लाख करोड़ रुपए। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के बीजापुर में। क्लियर? तो सबसे पहली बात याद रखिएगा किसके द्वारा? गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। क्लियर? और मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है बीजापुर मध्य प्रदेश में। कहां पर? बीजापुर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा मई में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में
राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अब यहां पर इस बात को एक बार फिर से विस्तार में देख लीजिए। याद रखिएगा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा मई में एक आंकड़ा दिया गया और इस आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। क्लियर? याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मई 2024 में आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित कर दिया? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी के बारे में अनुमान लगाती है तो परिस्थिति के अनुसार उस अनुमान में संशोधन भी करती है। ठीक यही बात यहां पर कही जा रही है। तो याद रखेंगे, उस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा S&P ग्लोबल रेटिंग्स। तो इस पूरी बात को एक लाइन में समझिए कि मई 2024 के आखिरी सप्ताह में S&P ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है। क्लियर? किसने? S&P ग्लोबल रेटिंग्स कंपनी ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी के द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धन राशि प्राप्त करने वाला शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखेंगे भारत। क्लियर? अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहली बात, एक रिपोर्ट की चर्चा की गई जिसका नाम है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 और इस विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में बताया गया कि 2022 में प्रेषित धन के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष स्थान का जो देश है वो कौन है? भारत। और याद रखिएगा, ये जो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की गई, ये मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी के द्वारा जारी की गई। क्लियर? इस रिपोर्ट में किस ईयर की धन प्राप्ति के बारे में चर्चा हो रही है? 2022 की। कितनी धनराशि प्राप्त की भारत ने? 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त की। क्लियर? और इस तरह से वो भारत प्रथम स्थान पर रहा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा? तो याद रखेंगे चीन। तो स्पष्ट याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन रहा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज। इसने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप को लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे, उस चिप का नाम है सिक्योर IoT। अब इस पूरी बात को एक लाइन में समझ लीजिए कि एक चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज और इसने सिक्योर IoT नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप को लॉन्च किया है। क्लियर? क्या नाम है चिप का? सिक्योर IoT। और किस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा? तो माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज, जो कि चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? इस समय इसकी चर्चा भी बहुत है। तो याद रखेंगे, उसका नाम है बजाज फाइटर। क्लियर? तो याद रखेंगे, बजाज ऑटो के द्वारा दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की गई और इसका नाम है बजाज फाइटर। क्लियर? तो ये भी प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? बजाज ऑटो। और इसका नाम क्या है CNG मोटरसाइकिल का? बजाज फाइटर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह देश जहां से मई 2024 में आखिरी सप्ताह में RBI के द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया, तो वो कौन सा देश है? ब्रिटेन। क्लियर? तो ये बात भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI के द्वारा कितना? 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया ब्रिटेन से। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो याद रखेंगे चेन्नई में। क्लियर? तो यहां पर दो बातें याद रखिएगा कि देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर शुरू हुआ है? इसका निर्माण चेन्नई में। और किसके द्वारा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तो याद रखेंगे, वो राज्य है तमिलनाडु। क्लियर? तो पहले तो ड्यूरेशन ध्यान में रखिएगा कि बात हो रही है अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक के बीच में, और तमिलनाडु राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात के क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है। और कितने परसेंट का ये योगदान है? 30% का। क्या नाम है राज्य का? तमिलनाडु। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो आपका जवाब होगा पारादीप बंदरगाह। और ये पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा में। क्लियर? तो याद रखेंगे, पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के तौर पर उभरा है। क्या नाम है? पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक
11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो याद रखिएगा 70.47 लाख करोड़ रुपए। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे यहां पर दो बातें कि आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जून 2024 में, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो आरबीआई का बैलेंस शीट है उसका आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़ गया है। और ये जो 11.08% की बढ़ोतरी हुई है इस आकार में, तो इसमें कितने लाख करोड़ रुपए का ये अमाउंट बनता है? तो याद रखेंगे 70.47 लाख करोड़ रुपए। क्लियर? अगला देखिए, यानी अब ये आकार कितना हो गया है? 70.47 लाख करोड़ रुपए। क्लियर? और कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 11.08% की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ ने 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर का अनुमान क्या रखा है? तो याद रखेंगे 4.9%। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसने 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी के दर का अनुमान प्रकट किया है। वो कितना बताया है? 4.9%। ये वैश्विक बेरोजगारी दर रहेगी 2024 में। और किस संगठन की रिपोर्ट है? आईएलओ की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय के द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन अर्थात एईओ का दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे रत्न और आभूषण क्षेत्र को। तो ध्यान रखिएगा रत्न और आभूषण क्षेत्र को वित्त मंत्रालय के द्वारा अधिकृत आर्थिक संचालन अर्थात एईओ का दर्जा प्रदान किया गया अप्रैल 2024 में। अगला प्रश्न, अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि ये जो एईओ दर्जा है इसके मिलने का मतलब क्या है? तो ये जो रत्न और आभूषण क्षेत्र को एईओ का दर्जा मिला है, इस एईओ दर्जे का मतलब ये है कि आयात निर्यात प्रक्रिया इजी हो जाती है। देखिए यहां पर मेंशन भी है कि आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है। साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक की कमी आ जाती है। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि एईओ के दर्जे मिलने से क्या सुविधा मिलती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात ग्रिड इंडिया को। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा ये कब की बात है? मार्च 2024 की। तो ध्यान रखेंगे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा 20 मार्च 2024 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया किस कंपनी को? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को, यानी ग्रिड इंडिया को। और अभी आपने पढ़ा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में मिनी रत्न की स्थिति से सम्मानित किया किसको? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे, यानी ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया किसके द्वारा? भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा। और कब? 20 मार्च 2024। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न स्थिति से सम्मानित किया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बन गई है? तो आपका जवाब होगा रिलायंस जियो। यानी अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो ने पीछे छोड़ दिया और इस प्रकार दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बन गई रिलायंस जियो। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन यानी जो ईवी वाहन है इनके निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बन गई है? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है जिसका नाम है सिट्रॉन। क्लियर? तो याद रखेंगे अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है सिट्रॉन। ये एक फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है। क्या नाम है? सिट्रॉन। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो याद रखेंगे उसका नाम है एनवीडिया कॉर्प। क्या नाम है? एनवीडिया कॉर्प। तो ध्यान रखिएगा कि जो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल है इसको जून 2024 में पीछे छोड़ दिया है एनवीडिया कॉर्प ने। और याद रखिएगा ये जो एनवीडिया कॉर्प कंपनी है ये सेमीकंडक्टर बनाने वाली एक अमेरिकन कंपनी है और दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एनवीडिया कॉर्प। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि एनवीडिया कॉर्प का जो मार्केट कैप है वो 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। और वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की बात कर ले तो वो कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। और इसकी बाजार वैल्यू क्या है? तो याद रखेंगे $3.10 ट्रिलियन। क्लियर? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं ताकि आपको समझने के स्तर पर आसानी हो, तो याद रखेंगे सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि जून 2024 में जो एक रिपोर्ट आई इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। इसमें कोई विवाद नहीं है। और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? तो याद रखेंगे $3.10 ट्रिलियन। अगर हम लोग बात कर लें कि दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है तो उसका नाम हो गया है एनवीडिया कॉर्प। क्या नाम है? एनवीडिया कॉर्प।
और याद रखिएगा 5 जून 2024 को इसकी मार्केट वैल्यू कितनी बताई गई, $3.06 ट्रिलियन। क्लियर। अब यहां पर याद रखिएगा कि ये जो एनवीडिया कॉर्प है कंपनी, ये कहां की कंपनी है, तो याद रखेंगे ये अमेरिका की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। और इसने किसको पीछे छोड़ा, तो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है, तो याद रखिएगा उस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। तो याद रखेंगे लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक भारत की केंद्रीय बैंकिंग कंपनी है, इसको केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना है। क्लियर। तो याद रखेंगे जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुना गया है। किसके द्वारा, तो याद रखेंगे लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर अप्रैल 2024 में जिनकी नियुक्ति हुई है उनका नाम है मनोज पांडा। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे मनोज पांडा। हम लोग इसके सभी सदस्यों को डिटेल में देखेंगे, इसके अध्यक्ष पर भी चर्चा होगी जब डिटेल क्लास को प्रारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा रैंक है, तो याद रखेंगे तीसरा। क्लियर। तो याद रखेंगे यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत का विश्व में तीसरा पोजीशन है, ये अप्रैल 2024 में जारी आंकड़े के अनुसार। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो अप्रैल 2024 में ये आंकड़ा आया कि यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, ये आंकड़ा किसने दिया, तो याद रखेंगे हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे घाना में। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिलायंस ने घाना में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम को लॉन्च किया है। घाना में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम को लॉन्च कर रही है रिलायंस, और भारत में टैरिफ को बढ़ाती चली जा रही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 7 जून 2024 को आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है, तो याद रखेंगे 6.5% पर। क्लियर। तो स्पष्ट याद रखिएगा किस समय की बात हो रही है, 7 जून 2024 को आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत किया गया त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा। इस समीक्षा में बताया गया कि लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। क्लियर। तो स्पष्ट हो गया कि मार्च 2024 में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग दिया गया, तो याद रखेंगे उस राज्य का नाम है असम। यानी असम राज्य का मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग, इसको मार्च 2024 में जीआई टैग दिया गया। तो ये मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, असम से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की है, तो याद रखेंगे उस योजना का नाम है अनाज भंडारण योजना। क्लियर। सबसे पहली बात तो डेट याद रखिए 24 फरवरी 2024 को, याद रखिएगा 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की, और कितने निवेश के साथ, 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली। क्लियर है। क्या नाम है योजना का, अनाज भंडारण योजना। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहां पर यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया, तो याद रखेंगे यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करने वाला देश श्रीलंका और मॉरिशस है। कौन है, श्रीलंका और मॉरिशस। और अभी आपने श्रीलंका के बारे में एक बात पढ़ी थी कि मई 2024 में भारत की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी है फोन पे, इसने श्रीलंका में यूपीआई सुविधा को लॉन्च किया था। क्लियर। तो याद रखेंगे कि 12 फरवरी 2024 को यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करने वाले जो दो देश है वो है श्रीलंका और मॉरिशस। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च की। क्लियर है। तो याद रखेंगे ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 फरवरी 2024 को। कब, 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया गया। क्लियर। तो याद रखेंगे सबसे जरूरी है कि इस योजना का नाम याद रखना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 13 फरवरी 2024 को। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने वाली एक पहल की शुरुआत की घोषणा की है। उस पहल का नाम क्या है, ग्रो पहल। क्या नाम है, ग्रो पहल। सबसे पहली बात तो यहां पर इसके फुल फॉर्म को देख लीजिए,
ये जो ग्रो है इसका फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। ग्रो का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। क्लियर है? और ये जो पहल है किसके द्वारा शुरू की गई? तो स्पष्ट याद रखेंगे नीति आयोग के द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या है कि बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करना। क्लियर है? ग्रो पहल की शुरुआत किसने की? नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट के 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की है? तो याद रखेंगे इसमें ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा। कहने का मतलब है आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1 फरवरी 2024 को जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया 2024-25 का, इसमें रेलवे से जुड़े 3 प्रमुख आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई। कितने? 3 प्रमुख आर्थिक गलियारे। इसमें पहला है ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा है बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और तीसरा है उच्च यातायात घनत्व गलियारा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना, जिसका नाम क्या है LABHA, लघु वना जाति द्रव्य क्रय, की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे यह है लघु वन उपज के लिए। क्लियर? तो यहां पर याद रखिएगा कि उड़ीसा सरकार ने लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना LABHA को लॉन्च किया है। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि LABHA योजना क्या है, तो याद रखेंगे उड़ीसा सरकार की ये लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित वाली एमएसपी योजना है। क्लियर? LABHA। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार के द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय राशि क्या है? यानी जो अंतरिम बजट था 2024-25 का, इसमें भारत सरकार के द्वारा जो घोषित पूंजीगत व्यय राशि है वो कितनी है? 11.11 लाख करोड़ रुपए। 11.11 लाख करोड़ रुपए ये क्या है? भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार ये घोषणा की गई थी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? तो याद रखेंगे ये 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। क्लियर? तो यहां पर 2 बातें ध्यान रखिएगा कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 करोड़। और ये वृद्धि कहां पर बताई गई? तो याद रखेंगे जब 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया जा रहा था 2024-25, तो उसी में लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। तो यहां पर याद रखिएगा कि जनवरी 2024 की बात है कि कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PLI, कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना यानी PLI, इसका पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन सी है? ओला इलेक्ट्रिक। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO में नए राजदूत के तौर पर नियुक्त किया है? तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उनका नाम क्या है? सेंथिल पांडियन। क्लियर? याद रखेंगे ये जो सेंथिल पांडियन साहब है ये IAS अधिकारी, और इनको भारत सरकार ने जेनेवा में, याद रखेंगे जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में नए राजदूत के तौर पर नियुक्त किया है। यानी WTO में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? सेंथिल पांडियन साहब। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत माला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो याद रखेंगे 2027-28 तक। यानी जनवरी 2024 में भारत सरकार ने कहा कि वो भारत माला परियोजना चरण 1 को 2027-28 तक पूरा कर देगी। याद रखिएगा ये जो ईयर होते हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे भारत माला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की जो डेडलाइन दी गई है वो 2027-28 है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे ये परिसर है बेंगलुरु में। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखिएगा कि बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ और ये अमेरिका के बाहर ये अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर होगा। क्लियर? कहां पर? बेंगलुरु में। और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों यानी MSMEs के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इको मार्क ग्लोबल को प्रस्तुत किया है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात ने जनवरी 2024 में MSMEs के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इको मार्क ग्लोबल को पेश किया है। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। क्लियर? अगला देखिए,
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन क्षेत्र का आयोजन विंग्स इंडिया 2024 का एक्सपो थीम क्या था। देखिए ये आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि जो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन है ये कहां पर हुआ था, हैदराबाद में। और याद रखिएगा कि इसकी थीम क्या थी, तो याद रखेंगे इसकी थीम थी अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना। क्लियर। तो यहां पर देखिए आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कब और कहां हुआ, तो याद रखेंगे 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। क्लियर। और याद रखेंगे कि इसकी थीम क्या थी, अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। क्लियर। अगला देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है, तो उसका नाम है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। तो याद रखेंगे हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स ये भारतीय फर्म है और इसे ISO 27001 2022 प्रमाण पत्र मिला है और ये पहली ऐसी कंपनी है जिसको ये प्रमाण पत्र मिला है। क्या नाम है कंपनी का, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पर आर्थिक घटनाक्रम का जो वन लाइनर पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पुरस्कार के टॉपिक पर चल रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है कि वो प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पेंटिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा उनका नाम है अरुंधति रॉय। याद रखेंगे अरुंधति रॉय को पेन पेंटिंग अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। और अगर पूछा जाए कि अरुंधति रॉय कौन है, तो ये भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका है। क्लियर। पेन पेंटिंग अवार्ड 2024 अरुंधति रॉय। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। क्लियर। तो यहां पर देखिए दो बातें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया और किसमें, तो याद रखेंगे आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है, तो याद रखेंगे देश का नाम है सोमालिया। क्लियर। तो याद रखेंगे बिलन नामक सोमालिया देश की महिला मीडिया टीम ने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड को जीता है। क्लियर। किस देश से संबंधित है ये, सोमालिया से। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह भारतीय वृत्त चित्र जिसे 18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में MIFF कहते हैं, इसमें गोल्डन कोच अवार्ड से अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे उसका नाम है द गोल्डन थ्रेड। क्लियर। यानी द गोल्डन थ्रेड इसको 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया, किसको, द गोल्डन थ्रेड को। क्लियर। और याद रखिएगा ये जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था ये किस क्रम का था, 18वें क्रम का। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लामुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्लियर। तो देखिए यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा नाम सुब्बैया नल्लामुथु ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता है और सुब्बैया नल्लामुथु साहब को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है, तो याद रखेंगे उनका नाम है सिद्धेश साकोरे। क्या नाम है, सिद्धेश साकोरे। तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के हैं सिद्धेश साकोरे साहब, इनको संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है। क्लियर। ये सिद्धेश साकोरे साहब कौन है, किसान है और इनको संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है और सिद्धेश साकोरे साहब का संबंध महाराष्ट्र से है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। क्या नाम है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो 100 पुरस्कार है ये खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित पुरस्कार 100 पुरस्कार इससे सम्मानित किसको किया गया, श्रीनिवास आर कुलकर्णी साहब को। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। क्लियर। क्या नाम है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अर्थात इनस्पेस को उसके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे उनकी सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अर्थात इनस्पेस को
मई 2024 में रॉटरडम में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है? उनकी सार्वजनिक नीति के लिए। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है आरती। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आरती जी हैं, जिनको अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो यूके के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा। और आरती जी का संबंध उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से है और ये 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे, यूपी स्पेशल से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय सिनेमा जगत की किस महिला को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, शबाना आजमी। आप सभी जानते हैं कि शबाना आजमी जी ये भारतीय फिल्म जगत की एक फेमस अभिनेत्री हैं और इनके सिनेमा जगत में योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर है? तो यहाँ पर दो बातें, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया शबाना आजमी जी को, और ये जो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल था ये किस क्रम का था? 26वां। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि FTII के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस ला सिनेफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, चिदानंद नाइक की लघु फिल्म है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। अब देखिए, यहाँ पर आपको दो बातें केवल ध्यान में रखनी है। ये जो कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, ये किस क्रम का था? तो ये 77वां कांस फिल्म महोत्सव था और इस 77वें कांस फिल्म महोत्सव में FTII के छात्र हैं चिदानंद नाइक, इनकी लघु फिल्म है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, और इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का अवार्ड कांस ला सिने पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर है? किसकी फिल्म है? चिदानंद नाइक की। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने और हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, उस महारत्न कंपनी का नाम है REC लिमिटेड। तो देखिए, यहाँ पर सबसे मूल जो बात पता चली आपको, ये जो REC लिमिटेड है ये महारत्न कंपनी है और इस REC लिमिटेड को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किस समारोह में? तो याद रखेंगे, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में। क्लियर है? और ये जो REC लिमिटेड को पुरस्कार मिला वो किसके लिए? तो वो स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने और हरित भविष्य की ओर कार्य करने के लिए। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है मेजर राधिका सेन। तो यहाँ पर आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। सबसे मूलभूत बात याद रखिएगा कि मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? तो याद रखेंगे, मेजर राधिका सेन को। और किस लिए? तो याद रखेंगे, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत ये महिला सैन्य शांति रक्षक थी। क्या नाम है? मेजर राधिका सेन। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वो प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे, उस संस्थान का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। क्लियर? यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NIMHANS, यानी निमहंस। तो ध्यान रखेंगे, निमहंस जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के नाम से जाना जाता है, इसको 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 22 और 23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, भूटान की। तो यहाँ पर दो बातें प्रमुख है जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। क्लियर? और ये जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया जब वो 22 और 23 मार्च 2024 को भूटान की सरकारी यात्रा पर थे। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन के द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विटगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, ये चंद्रयान 3 के मिशन टीम को ये सम्मान दिया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, जो चंद्रयान 3 मिशन टीम है
इसको अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित एक स्पेस फाउंडेशन के द्वारा 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र WSIST-20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र यानी सी डॉट को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उस परियोजना का नाम क्या है? सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। क्लियर है? तो याद रखेंगे, सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र यानी सी डॉट को चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया। और किसके द्वारा? तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के WSIST-20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में। और ये कहां पर आयोजित हुआ था? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई, तो याद रखेंगे उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। याद रखेंगे, सुनील भारती मित्तल एक भारतीय उद्योगपति हैं और इनको मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, क्या नाम है? स्टारलिनर दीवान। याद रखिएगा, स्टारलिनर दीवान ये पंकज कुमार चटर्जी का बंगाली अनुवाद है जिसको रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का ये किसको प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे, जगत गुरु रामभद्राचार्य गीतकार गुलजार को। क्लियर? तो याद रखेंगे, ये 2023 का कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार है? तो आपका जवाब होगा 58वां। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, भारत को। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट टेक प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? भारत को। और दूसरी बात, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि फरवरी 2024 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? दुबई में। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन है? तो याद रखेंगे, राकेश चौरसिया, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर। क्लियर? यहां पर भी आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो ग्रैमी अवार्ड 2024 था ये किस क्रम का था? तो ये 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 था और इसमें बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले जो संगीतकार हैं भारतीय, वो हैं राकेश चौरसिया, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। याद रखेंगे, भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल झांकी में किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? तो याद रखेंगे, जो संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी इसको प्रथम पुरस्कार मिला। और याद रखिएगा, ये जो संस्कृति मंत्रालय की झांकी है जिसको प्रथम पुरस्कार मिला, इसकी थीम क्या थी? कि भारत लोकतंत्र की जननी। क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी। और एक बात और याद रखिएगा कि जो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, ये 75वां गणतंत्र दिवस समारोह था। क्लियर? अगला देखिए। अगला जो टॉपिक है वो है खेल से संबंधित और इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्टइंडीज में खेले गए 9वें ICC T20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किसको हराकर दूसरी बार जीता? तो याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका को। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, आपको तीन बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो ICC T20 विश्व कप था ये किस क्रम का था? तो ये 9वां ICC T20 विश्व कप था। दूसरी बात, ये कहाँ खेला गया? तो याद रखेंगे, 9वां ICC T20 विश्व कप का जो खिताब है फाइनल, ये बारबाडोस वेस्टइंडीज में खेला गया। और इस फाइनल खेल में दूसरी बार भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC T20 विश्व कप को जीता है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, यानी फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया और दूसरी बार ये ICC T20 विश्व कप को जीता। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व टेबल टेनिस यानी WTT कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है सृजा अकुला। क्या नाम है? सृजा अकुला। तो याद रखेंगे, सृजा अकुला भारत की वो पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व टेबल टेनिस यानी WTT में कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीता। क्लियर? क्या नाम है? सृजा अकुला। देखिए, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाल ही में चर्चा में रही सृजा अकुला का संबंध किस खेल से?
तो याद रखेंगे सृजा अकुला का संबंध किससे है? टेबल टेनिस। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो याद रखिएगा सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। तो यहाँ पर दो बातें याद रखिएगा, ये सिट्रोएन कहाँ की कार निर्माता कंपनी है? तो ये फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है जिसका नाम है सिट्रोएन, और इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2024 में 3 स्टार ग्रैंड प्रीमियर स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? तो उनका नाम है श्रुति बोरा। याद रखेंगे श्रुति बोरा क्या है? एक भारतीय घुड़सवार है जिन्होंने जून 2024 में 3 स्टार ग्रैंड प्रीमियर स्पर्धा को जीता है। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे भारतीय घुड़सवार है कौन? श्रुति बोरा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किसको मिली है? तो याद रखेंगे भारत को 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे उनका नाम है विराट कोहली। क्लियर? तो याद रखेंगे विराट कोहली को ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ल्ड स्पर्धा में 26 मई 2024 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट कौन बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है दीपा कर्माकर। क्लियर? तो याद रखेंगे ये इस बार थोड़ा सा मिसप्रिंट ज्यादा हुआ है। याद रखेंगे 26 मई 2024 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनी है दीपा कर्माकर। क्लियर? और कहां पर? तो याद रखेंगे एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में आपको रखनी है कि जो एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 है ये कहां खेली गई? तो याद रखेंगे ताशकंद में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित करके किस टीम ने तीसरी बार जीता? तो याद रखेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो यहां पर स्पष्ट याद रखिएगा कि जो IPL 2024 का फाइनल खिताब था ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित करके तीसरी बार ये खिताब जीता है। किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। क्लियर? और ये फाइनल मैच कहां पर हुआ था? चेन्नई में। कब हुआ था? 26 मई 2024 को। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मई 2024 में भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो याद रखेंगे भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर P श्याम निखिल बने। क्लियर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मई 2024 में भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने P श्याम निखिल। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखिएगा कि आयरलैंड और भारत के बीच खेला जा रहा था T20 विश्व कप मैच, और इसमें रोहित शर्मा जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। क्लियर? तो याद रखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा। और ये रिकॉर्ड इन्होंने किसमें पूरा कर लिया? जब आयरलैंड और भारत के बीच में T20 विश्व कप का मैच चल रहा था। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि थाईलैंड के बैंकॉक में मई 2024 में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिण अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी दी गई है? तो याद रखेंगे ब्राजील को। क्लियर? तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यह याद रखिएगा कि ये जो 74वां फीफा कांग्रेस का आयोजन किया गया मई में, ये कहां हुआ? तो थाईलैंड के बैंकॉक में। और दूसरी बात, ये जो 74वां फीफा कांग्रेस थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ, इसमें पहले दक्षिण अमेरिकी देश जिसको 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी मिली वो कौन है? ब्राजील। क्लियर? तो याद रखेंगे जो फीफा महिला विश्व कप 2027 होगा ये 10वें क्रम का होगा और मेजबानी करेगा ब्राजील। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के वो पूर्व क्रिकेटर जिन्हें ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो याद रखेंगे उनका नाम है शाहिद अफरीदी। तो याद रखेंगे शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्हें ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूप से आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया, तो उनका नाम है दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक ने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा उनका नाम है विल्किस मीर। क्या नाम है? विल्किस मीर। और ये जो विल्किस मीर है ये जम्मू कश्मीर की। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, याद रखिएगा ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है ये किस क्रम का है? तो ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, पहली बात। दूसरी बात,
ये जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसका आयोजन कब और कहाँ होगा? तो याद रखेंगे 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच पेरिस, फ्रांस में ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। और याद रखिएगा, इस 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं, जिनका नाम क्या है? विल्किस मीर, जो कि जम्मू कश्मीर की है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के लिए प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? तो याद रखेंगे अरामको को। देखिए, आप सभी इस बात से परिचित है, ये जो अरामको है, ये सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है और अप्रैल 2024 में फीफा ने ये निर्धारित किया कि आगामी विश्व कप के प्रायोजक के तौर पर अरामको को चुना जाए। क्लियर? और याद रखिएगा, अरामको 2027 तक के फीफा के टूर्नामेंट में प्रायोजक के तौर पर काम करेगा। क्लियर? और अरामको कहाँ की कंपनी है? सऊदी अरब की तेल कंपनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे उन दिग्गज गोल्फर का नाम क्या है? टाइगर वुड्स। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई आपको कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे टाइगर वुड्स एक दिग्गज गोल्फर है। और दूसरी बात कि टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे चीन के बीजिंग में। तो याद रखिएगा, चीन के बीजिंग में 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहाँ पर? बीजिंग, चीन में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेटिक पैनल का अध्यक्ष चुना गया? तो याद रखेंगे नरसिंह यादव। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेटिक पैनल का अध्यक्ष चुना गया है किसको? नरसिंह यादव को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे युवराज सिंह। याद रखिएगा, युवराज सिंह जो कि एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, इनको T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसको? युवराज सिंह को। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप नहीं होगा, ये विश्व होगा, मिसप्रिंट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो उनका नाम है पीवी सिंधु। देखिए, एक चीज तो आप सभी जानते हैं कि जो पीवी सिंधु जी हैं, ये एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। दूसरी बात, ये जो पीवी सिंधु जी हैं, इनको तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है, और किस दिवस पर? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अप्रैल 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना है? तो याद रखेंगे यूएई के खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम। क्लियर? तो याद रखेंगे यूएई के खिलाड़ी मोहम्मद वसीम को अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना है। किसको? मोहम्मद वसीम को, जिनका संबंध यूएई से है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप के क्वालिफाइंग मैच में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी, तो उनका नाम है सुनील छेत्री। देखिए, यहां पर सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि सुनील छेत्री का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। दूसरी बात कि उन्होंने फीफा विश्व कप के फाइनल मैच, और वो भी फाइनल क्वालिफाइंग मैच में, याद रखिएगा फीफा विश्व कप के क्वालिफाइंग मैच में, जो कि कोलकाता में कुवैत के खिलाफ हो रहा था, तो याद रखिएगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। किसने? सुनील छेत्री ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया और इससे संयुक्त ब्रांड मूल्य में इसके 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और ये प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गया, तो वो कौन सा लीग है? इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको आप आईपीएल के नाम से जानते हैं। यानी जो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल है, ये दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया, उसके बाद इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 28% की वृद्धि हुई, और इसका जो प्रभावशाली ये कहां तक पहुंच गया? $10.7 बिलियन तक। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में भारत को फाइनल में पराजित करके किसने खिताब जीता? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने। तो याद रखेंगे सबसे पहली बात कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहां खेला गया? 2024 दक्षिण अफ्रीका में, और इसमें फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने पराजित कर दिया। क्लियर? यानी आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 कौन जीता? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने, भारत को हराकर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर था, तो याद रखेंगे छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर जो था, उसका नाम क्या है? वीरा मंगाई वेलु नाचियार। क्या नाम था? वीरा मंगाई वेलु नाचियार। क्लियर? और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 है, ये किस क्रम का है? छठा। क्लियर? तो ये दोनों बात याद रखिएगा कि छठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर वीरा मंगाई वेलु नाचियार है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे उनका नाम है लियोनेल मेसी,
और ये अर्जेंटीना से हैं। तो याद रखेंगे अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। क्लियर है? किसको? लियोनेल मेसी को। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों यानी 2024 से 2028 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप को प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा उस समूह का नाम है टाटा समूह। यानी टाटा समूह ने अगले 5 वर्ष के लिए, ड्यूरेशन क्या है, 2024 से 2028 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप को प्राप्त किया है टाटा समूह ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा उस खिलाड़ी का नाम है नोवाक जोकोविच। क्या नाम है? नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा आप सभी जानते भी हैं कि जो नोवाक जोकोविच है ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इनको 8वीं बार, याद रखेंगे 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। किसको? टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 2027 तक FIH आयोजनों को कवर करने के लिए 4 वर्ष का मीडिया अधिकार दिया है? तो याद रखेंगे किसको दिया है? वाईकॉम 18 को। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखिएगा वाईकॉम 18 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने 2023 से 2027 तक FIH आयोजनों को कवर करने के लिए 4 वर्ष का मीडिया अधिकार दिया है। किसको? वाईकॉम 18 को। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिसका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में आयोजित किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया, नाम क्या है? तो याद रखेंगे बिन बिन और नीनी। बिन बिन और नीनी, 2 साइबेरियाई बाघ शावक हेइलोंग जियांग। क्लियर? 2 साइबेरियाई बाघ हेइलोंग सियांग, और ये जो शुभंकर है इसका नाम क्या है? बिन बिन और नीनी। याद रखिएगा चीन में 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 के बीच 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन किया जाएगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो याद रखेंगे उनका नाम है रवि शास्त्री। ध्यान रखिएगा रवि शास्त्री को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। किसने? बीसीसीआई ने। कब? जनवरी 2024 में। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर खेल से संबंधित जो वन लाइनर पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया और इस प्रकार घटनासार के सभी वन लाइनर पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसका डिटेल क्लास स्टार्ट किया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।